हेलो व्यूवर्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन वर्थ शेयरिंग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का 3rd पार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस पार्ट्स में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी कैटेगरीज, उनके बेनिफिशियल और हार्मफुल पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने अब तक हमारी प्रीवियस पार्ट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस पार्ट में हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से। ओके, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से हमें इन्हें क्यों बचाना है? क्योंकि मान लीजिए अगर इन पर मतलब फूड पर हमारे ऑर्गेनिजम्स ने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर दिया और हमने उस फूड को खा लिया तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस भी किया था फूड पॉइजनिंग के बारे में। हमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लूज मोशंस हो जाएंगे, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को छोड़ देते हैं, यानी कि जहरीले पदार्थों को छोड़ देते हैं, जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है और हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फूड पॉइजनिंग क्यों होती है। अब हम अपने फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इसे बचा कैसे सकते हैं, उसके लिए हमें फूड में बहुत सारी चीज़ें डालनी होती हैं जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बच सके। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कि हम अपने ग्रेन्स को कैसे बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। अनाज को हमने पढ़ा था कि उसमें हम नीम की पत्तियां डाल सकते हैं या फिर केमिकल कुछ होते हैं जो उन पर छिड़क सकते हैं, जो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पर नहीं आएंगे। हम उन्हें मॉइस्ट फ्री कंडीशन में स्टोर करके रख सकते हैं गनी बैग्स में। तो अब हम कुक्ड फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो बारिश का मौसम होता है उसमें अगर आप ब्रेड को खुला छोड़ दोगे, मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ दोगे, तो उसके ऊपर फंगई लग जाती है ना, ग्रीनिश या येलोइश कलर की एक सब्सटेंस लग जाता है, वो हमारी फंगी होती है। वो उस ब्रेड को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देती है। अब स्पॉइल फूड हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई खाना स्पॉइल हो चुका, ख़राब हो चुका है, हमें इसे नहीं खाना चाहिए? वो हम उसकी स्मेल से, उसके कलर से या उसके टेस्ट से पहचान सकते हैं। स्पॉइल्ड फूड का बैड टेस्ट होता है, बैड स्मेल होती है और कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिजर्व आवर फूड। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप लोगों ने सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि मैंगोज़ बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन जो मैंगो के पिकल होते हैं, जो अचार होता है आम का, वो इतनी जल्दी नहीं ख़राब होता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसमें हम एडिबल ऑयल या फिर सॉल्ट डालते हैं। जो एडिबल ऑयल और सॉल्ट है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को या उनके अटैक को बिल्कुल रोक देता है, जिससे पिकल्स ख़राब नहीं होते। तो सबसे पहला जो टाइप है फूड को प्रिजर्व करने का वो केमिकल मेथड ही है कि हम केमिकल मेथड से कैसे रोक सकते हैं। तो केमिकल मेथड में यही बताया गया है कि सॉल्ट और एडिबल ऑयल को हम फूड में डाल के देख सकते हैं कि क्या वो ख़राब हो चुके हैं या नहीं, और हम उन्हें फ्रेश फूड में भी डाल सकते हैं जिससे माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता उस खाने पर। और जो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स ही बोलते हैं क्योंकि ये खाने को बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ओके, और इनमें कौन से केमिकल होते हैं? इनमें होते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। ओके, ये 2 इसमें केमिकल होते हैं। आपको पूरा नाम याद करने की, मतलब एक याद कर लीजिए, दोनों की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर आसान है, इतने मुश्किल भी नहीं है। तो आई होप आपको एक पहला मेथड, केमिकल मेथड, समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे मेथड के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कि हम कॉमन सॉल्ट से फूड को माइक्रोब के अटैक से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हम अपने मीट, फिशेस, आंवला, रॉ मैंगोज और टैमरिंड यानी कि इमली को माइक्रोब के अटैक से बचा सकते हैं। मीट या फिशेस पे ये चेक करने के लिए कि वो ख़राब हो चुके हैं या नहीं, हम उन पर ड्राई सॉल्ट डाल देते हैं जिससे उनकी स्पॉइलेज का पता चल जाता है कि वो ख़राब हुए हैं या नहीं। यूं ही आंवला, रॉ मैंगोज और टैमरिंड में भी कॉमन सॉल्ट का यूज़ होता है ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन बाय शुगर, कि हम शुगर से कैसे अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह के खाने को शुगर से प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हम शुगर से भी अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। किस तरह के खाने को? जैसे कि जाम हो गए या जेलीज हो गई, इन सब को हम शुगर से भी प्रिजर्व कर सकते हैं।
ये शुगर क्या करती है, शुगर जो हमारा खाना है उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को, यानी कि मॉइस्चर जैसी चीज़ को बिल्कुल हटा देती है, जिससे माइक्रोब की ग्रोथ ही नहीं हो पाती। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि माइक्रोब्स की ज़्यादातर ग्रोथ मॉइस्चर के कारण ही होती है, ओके, ह्यूमिडिटी के कारण होती है। तो ये शुगर उस मॉइस्चर कंटेंट को हमारे खाने से हटा देता है, जिससे माइक्रोब्स भी ग्रोथ नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, इसीलिए विनेगर को हम एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। विनेगर और ऑयल से हम वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट इन सबको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सब इतनी एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। उनके लिए ये एसिडिक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, दैट्स वाई वो ग्रो ही नहीं कर पाते इन चीज़ों पर, जिससे ये चीज़ें जल्दी खराब भी नहीं होती। हमने फूड को प्रिजर्व करने के 4 मेथड तो ऑलरेडी पढ़ लिए, जो है केमिकल मेथड, कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्वेशन, शुगर से, ऑयल एंड विनेगर से। अब हम पढ़ेंगे हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मदर्स दूध लेने के बाद उसे बॉईल करती हैं। सबसे पहले बॉईल करने से पहले उसे घर में कोई भी कंज्यूम नहीं करता होगा, है ना। उसे बॉईल इसीलिए करती हैं क्योंकि उस पर से अगर हम उसे बॉईल करेंगे तो उसमें से जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ओके। तो इसीलिए हम पहले मिल्क को बॉईल करते हैं, उसके बाद कंज्यूम करते हैं। अब आप सोचोगे कि जो फूड पैकेट्स आते हैं, जो मिल्क पैकेट्स आते हैं, जैसे अमूल के, वीटा के, इनको हम बॉईल करके क्यों नहीं पीते, इन्हें डायरेक्ट क्यों कंज्यूम कर लेते हैं? ये इसीलिए क्योंकि ये ऑलरेडी पेस्चराइज्ड होते हैं। पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारा दूध खराब नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस पर इसे उबाला जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब गर्म से गर्म एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो उस 70 डिग्री सेल्सियस की हीट में वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। उसके बाद वो लोग इसे डायरेक्ट चिल्ड कर देते हैं, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इसे फ्रिज में रख देते हैं माइनस डिग्री सेल्सियस में। इसीलिए जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ वाई हमें इस मिल्क को उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा लास्ट मेथड, जिसका नाम है स्टोरेज एंड पैकिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे फूड आइटम्स पैकेट्स में आने लगे हैं, ठीक है। वो इसीलिए आने लगे हैं क्योंकि उनसे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती उन फूड पर, क्योंकि वो एयर टाइट होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मॉइस्चर की वजह से फूड पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, लेकिन अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। इसीलिए हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, ठीक है, उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में भी। आई होप आपको ये फूड प्रिजर्वेशन की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि हम कैसे कैसे अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या डोनेशन होती है, क्या हेल्प होती है। अब आप लोगों ने क्लास 6th में और 7th में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के बारे में तो सुना होगा, है ना। और मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था। ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनियस क्रॉप्स यानी कि पल्सेस की जो क्रॉप होती हैं उनके रूट्स के नोड्यूल्स पर पाया जाता है, ठीक है। जो रूट होती हैं उनके सिरे पर पाया जाता है बैक्टीरिया राइजोबियम। इसका क्या क्या काम होता है, ये जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है ना, उस गैस को ये नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे प्लांट को वो न्यूट्रिएंट मिल जाता है नाइट्रेट, ठीक है। और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो वो इस प्रोसेस को कैसे करता है, मैं इस प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगी। उस प्रोसेस का नाम है नाइट्रोजन साइकिल। ये बहुत इजी प्रोसेस और ये आपके पेपर में 5 मार्क्स की आती है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की 78% वॉल्यूम
प्रेजेंट है, यानी कि 100 में से 78% सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और फिर लास्ट में कहीं जाके ऑक्सीजन है। सबसे कम मात्रा ऑक्सीजन की है और बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वेपर्स हैं, स्टीम है, उनकी है। तो अब हम यहाँ नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यानी कि प्लांट्स को और एनिमल्स को नाइट्रोजन से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे क्लोरोफिल, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और वाइटामिन्स, और ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अब जो ये नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, पर फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहती है, यानी कि जब 78% थी तो बाद में भी 78% ही होगी कंज्यूम करने के बाद। ये ऐसा कैसे होता है, इसके लिए पूरी प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, उसको फिक्स कर देते हैं बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज जैसे कि राइजोबियम या फिर ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट में। ठीक है, हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। आप सब्ज़ी बनाने से पहले सब्ज़ी को सीधा कढ़ाई में तो नहीं रख देते ना, सबसे पहले उसे छीलते हैं, काटते हैं, मसाला वगैरह करते हैं और फिर जाके आखिर में कहीं सब्ज़ी बनती है। तो वो बैक्टीरियाज उस कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे प्लांट्स हैं वो सॉइल से उस नाइट्रेट को ले लेते हैं। जो बैक्टीरिया है वो तो सॉइल में ही तो बनाएंगे नाइट्रोजन को नाइट्रेट, फिर वहाँ से सॉइल से प्लांट्स नाइट्रेट को कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि हर्बीवोर एनिमल्स, जो हर्बीवोर होते हैं, जो लीफी प्लांट्स खाते हैं, वो उन प्लांट्स को खा जाएंगे। ठीक है, उन्हें ईट कर लेंगे, जिससे उन एनिमल्स के अंदर वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें नाइट्रोजन से प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, ये सब मिल जाएंगे प्लांट खाने के बाद, क्योंकि पहले प्लांट में थे, उसके बाद एनिमल्स में आ गए एनिमल्स के खाने की वजह से। उसके बाद एनिमल्स मरते भी हैं, आपको पता है, कुछ तो उम्र की वजह से या फिर जो कार्निवोर्स हैं उन पे अटैक कर देते हैं, इसीलिए मर जाते हैं। तो जब वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो जाता है, जो पहले उनके लिए यूजेबल था, अब तो वो वेस्ट ही होगा क्योंकि वो मर गए। तो उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो कंपाउंड में, यानी कि फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को जो एक्सक्रीशन के थ्रू या फिर डेथ के थ्रू प्लांट मतलब एनिमल्स से निकलता है, सॉइल में मिल जाता है, फिर वहाँ से जो बैक्टीरिया है वो उसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा, जिससे हमारे प्लांट उन्हें दोबारा गेन कर सके, उन न्यूट्रिएंट को दोबारा ले सके। और कई बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ जो ये लास्ट सेकंड स्टेप है इसे दोबारा एक बार बता देती हूँ। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीशन या एनिमल्स की डेथ के थ्रू सॉइल में मिल जाता है, उस वेस्ट को बैक्टीरियाज नाइट्रोजन कंपाउंड में दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि दोबारा नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वो प्लांट्स इजीली उसे दोबारा कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और सारी की सारी को वो नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं करते, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। आई होप आपको ये पूरी साइकिल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसे लिख के भी पूरी अच्छे तरीके से बता दूंगी। सो बाय बाय। हमारे नेक्स्ट पार्ट हमारा एक्सरसाइज के लिए होगा, तो एक्सरसाइज में भी मैं आपको दोबारा एक बार रिकॉल करवा दूंगी चैप्टर के बारे में। So take care.